लास्ट क्लास में मैंने आपको एल नीनो से संबंधित क्वेश्चन लिखने के लिए दिया। कुछ लोगों ने मुझे इसका आंसर लिखकर भेजा है, तो उसका रिव्यू मैं दे दूंगा। आज हम इस पर डिटेल में डिस्कशन करेंगे। और दूसरा जो क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में आपको लिखकर लाना है वो देखो ये है कि महासागरीय संसाधनों का भंडार है, संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। तो दोबारा इंग्लिश में देख लें, ओशंस आर द स्टोर हाउस ऑफ रिसोर्सेज, राइट ए शॉर्ट नोट। 8 मार्क्स का है, 120 वर्ड्स में आपको लिख के लाना है। इसका आंसर आप लिखेंगे और मुझे भेज देंगे टेलीग्राम चैनल पर। और जो लास्ट क्वेश्चन है उसको अब हम देखते हैं डिटेल में कि इसमें कीवर्ड क्या है, इसमें से हमें किस किस चीजों पर लिखना था, इंट्रो कैसे लिखना था, मेन बॉडी कैसे लिखनी है, कंक्लूजन कैसे लिखना है। देखो इस क्वेश्चन को पहले तो सबसे पहला हमारा स्टेप है कि इसको पढ़ें हम। तो अगर हम पढ़े तो इसने लिखा कि भारत में एल नीनो और दक्षिणी पश्चिमी मानसून के बीच संबंधों की व्याख्या करें। अर्थात वो रिलेशन पूछ रहा है, कीवर्ड है एक तो दक्षिणी पश्चिमी मानसून, साउथ वेस्ट मानसून, और दूसरा शब्द है यहाँ पर एल नीनो, और तीसरा भारत के संदर्भ में। देखो भारत का शब्द यूज किया, आपको ज्यादा फोकस साउथ अमेरिका पर नहीं करना है, इंडोनेशिया पर नहीं करना, आपको ज्यादा फोकस किस पर रखना है, इंडिया पर रखना है। तो भारत में एल नीनो और दक्षिणी पश्चिमी मानसून के बीच संबंधों की व्याख्या कीजिए। क्या, और उसके बाद लिखा है दूसरे पार्ट में, उसके कृषि पर प्रभाव को बताइए। तो सेकंड पार्ट जो है वो कह रहा है कि इसका एग्रीकल्चर पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा वो लिखना। तो अगर मैं कहूं तो प्रभाव वाला भाग आपको ज्यादा लिखना पड़ता है। तो 50-50% मानेंगे कि हाँ 50% हमें कृषि पर प्रभाव लिखना है, और 50% हम लिखेंगे कि एल नीनो और मानसून के बीच में क्या संबंध। लेकिन देखो अब इसका कीवर्ड देखें, हिंदी में पूरा समझ में आया कि व्याख्या कीजिए। देखो इंग्लिश में देखो लिखा है कि डिस्कस। मैंने कहा था कीवर्ड ढूंढ रहा है, जो सेकेंडरी कीवर्ड होता है वो हमें यहां से मिलता है, इंग्लिश से देख लिया करो। तो डिस्कस जो था हमारा, वो थर्ड कैटेगरी का हमारा कीवर्ड है। इसके अंदर हमें सभी पहलुओं पर बात, जितना आप जानते हो सब लिख दो। तो जो आप जानते हो उसके सभी पहलुओं पर, उसके पक्ष में विपक्ष में, उसके एडवांटेज डिसएडवांटेज जो भी आप जानते हो वो सब आपको डिस्कस वाले पार्ट में लिखना होता है। तो आपको पहले उसमें इंट्रो लिखना है, उसके बाद उसको एक्सप्लेन करना है कि वो परिघटना है क्या, ज्यादा इस पर आएगा। तो इन दोनों के बीच के संबंधों को आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर देना है पूरा का पूरा, इसीलिए इसमें लिखा डिस्कस। और फिर सेकंड पार्ट में आपको क्या करना है, उसकी कृषि पर प्रभाव को बताना है, इसे भी आप एक्सप्लेन करोगे। तो ये पूरा का पूरा आपका इस तरह से इस क्वेश्चन को लिखना था। अब आते हैं हम इसके फॉर्मेटिंग पे। तो अगर हम सबसे पहले देखें तो इसका हमें लिखना है इंट्रो। इंट्रो देखें तो क्या करेंगे, इंट्रो में हमें हमेशा क्या लिखना है, इंट्रो में एल नीनो क्या है, एक टेक्निकल टर्म है, तो हम एल नीनो के बारे में बता दें कि एल नीनो है क्या। तो एल नीनो की अगर हम बात करें तो एल नीनो एनसो का एक पार्ट है। एनसो को आप जानते होंगे, एनसो का एक वार्म फेज है, वार्म फेज। एनसो का मतलब होता है एल नीनो साउदर्न ओसिलेशन। इसका पूरा नाम क्या है, साउदर्न ओसिलेशन। इसका ये वार्म फेज है, गर्म वाला पार्ट होता है, जो उसका जो चरण होता है वो होता है। एनसो के 3 फेज होते हैं, एक न्यूट्रल फेज होता है, एक वार्म फेज होता है, एक कूल फेज होता है। और कूल फेज जो होता है वो ला नीना होता है, वार्म फेज जो होता है वो एल नीनो होता है। इसका पूरा नाम ही देखो क्या, एल नीनो साउदर्न ओसिलेशन। तो हम इसी से सीधा स्टार्टिंग कर सकते हैं कि ये एनसो का एक वार्म फेज है। या यूं भी लिख सकते थे कि ये एक क्या है, इसको इस तरह से भी लिखा जा सकता है। तो बहुत तरीके से क्वेश्चन का इंट्रो आप लिख सकते हो। यह एक सागरीय वायुमंडलीय, यहां पर लिख लो युग्मित कपल, युग्मित सागरीय वायुमंडलीय परिघटना एनसो का, एनसो का वार्म फेज है, उष्ण चरण है, वार्म फेज। ये हम लिख सकते हैं, शुरू में बता देंगे कि ये एनसो का एक भाग है, एनसो का एक वार्म फेज। और इसके अंदर शामिल क्या, देखो युग्मित सागरीय और वायुमंडलीय परिघटना इसलिए लिखा है कि इससे आपको उसको बता सके एग्जामिनर को कि इसमें ओशन का भी रोल रहता है और वायुमंडल का भी रोल रहता है। तो ये एक है क्या, एक कपल फेनोमेना है जिसमें ओशन भी भाग लेता है और एटमोस्फेयर भी भाग लेता है। तो इसको हमने शुरू में बिल्कुल शॉर्ट में लिखा। उसके बाद हम आएंगे कि एल नीनो है क्या। तो उसका भाग है जिसके अंदर का क्या होगा, इसके अंदर जो आपका ट्रॉपिकल ओशन है, ट्रॉपिकल पैसिफिक ओशन, और उसका भी पूर्वी भाग।
वहां पर गर्म जल एकत्रित हो जाता है ठंडे जल की जगह पर, यही एल नीनो है। तो उसके बाद हम क्या लिखेंगे, हम लिख देंगे एल नीनो के बारे में कि इसके अंतर्गत यूं कह सकते हैं कि पूर्वी जो आपका प्रशांत महासागर है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में, उसका जो जल है वो सामान्य से ज्यादा गर्म हो जाता है, उसमें असामान्य वार्मिंग हो जाती है, अनयूजुअल वार्मिंग हो जाती है। तो उसको लिख सकते हैं, तो यहां पर लिख सकते हैं यहां पर कि जो आपका ट्रॉपिकल है ईस्टर्न पैसिफिक ओशन को शामिल करता है। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में जो पूर्वी प्रशांत महासागर है वहां पर असामान्य वार्मिंग हो जाती है, या उसे कह सकते हैं सी सरफेस टेम्परेचर जो होता है वो असामान्य रूप से बढ़ जाता है। तो हमने तोड़ दिया, देखो जो वहां लिखना था उसको इस तरह से तोड़ लेंगे तो आसानी से समझ में आ जाएगा। पहली बात तो हमने ये बताई कि ये एनसो का वार्म फेज है। दूसरा हमने बताया कि इसके अंतर्गत जो ट्रॉपिकल पैसिफिक ओशन है उसका पूर्वी भाग है, वहां का जो जल है वो असामान्य रूप से गर्म हो जाता है। यही चीज हमें एल नीनो में बतानी है, यही इसको अलग करता है। और ब्रैकेट में लिख सकते थे कि पेरू का तट, पेरू के तट के पास जो जल होता है वो असामान्य रूप से गर्म हो जाता है। तो ये हम इसके इंट्रो में लिख सकते। तो अगर मैं बात करूं इंट्रो की, तो हमने क्या लिख दिया उसमें, इसको लिंक किया एंसो के साथ, और दूसरा हमने लिख दिया एल नीनो के बारे में, एल नीनो की एक तरह से डेफिनेशन लिख दी। ये ट्रॉपिकल ईस्टर्न पैसिफिक ओशन का जो टेम्परेचर है वो असामान्य रूप से बढ़ जाता है, ये हमने लिखा। इसके बाद आप एक चीज और लिख सकते हो इसके अंतर्गत, इसके अंतर्गत जो साउदर्न ऑसिलेशन इंडेक्स होता है, एसओआई जिसे कहते हैं, एसओआई दक्षिणी दोलन सूचकांक भी कहा जाता है। तो इस दौरान एसओआई का नेगेटिव फेज होता है, यूं कह सकते हैं कि ये ऋणात्मक दक्षिणी दोलन की स्थिति को प्रदर्शित करता है। तो आपने देखो तीन टेक्निकल टर्म एक साथ यूज किए, कौन कौन से यूज किए, एंसो को यूज किया, एल नीनो के बारे में बताया, और साउदर्न ऑसिलेशन इंडेक्स के बारे में बताया। तो ये तीन चीजें एक साथ जब आ जाएंगी तो आपका इंट्रो अच्छा हो जाएगा, एग्जामिनर को पता लग जाएगा कि हाँ इसे इनके बारे में नॉलेज है। अब चाहे आपको पूरी तरह से डिटेल में नहीं आता है, लेकिन फिर भी अगर इन चीजों को लिखोगे तो उसका इंपैक्ट अच्छा पड़ता है। अब आते हैं इसकी मेन बॉडी पर। अब देखो मेन बॉडी के अंदर क्या है, वो पूछ रहा है कि भारतीय मॉनसून और एल नीनो के बीच का क्या संबंध है। तो आपको इसकी पूरी की पूरी प्रक्रिया को समझाना होगा, तो यहां पर आप पूरा का पूरा लिखोगे कि इसकी प्रक्रिया क्या है, प्रोसेस क्या है एल नीनो। और उसके अंदर सबसे पहले आप लिखोगे सामान्य परिस्थिति, सामान्य परिस्थिति, क्योंकि देखो आपके पास 200 वर्ड में लिखना है। 200 वर्ड में जब आपको लिखना है तो आपके पास 3 पेजेस हैं, तो ये जो इंट्रो लिखा हमने ये 3 या 4 लाइन में कंप्लीट हो जाएगा। के बाद भी आपके पास बहुत स्पेस पड़ा है, तो आप सबसे पहले क्या करो, नॉर्मल कंडीशन को यहां पर लिखो कि नॉर्मल रूप से वहां पर क्या होता है। तो अब अगर नॉर्मल कंडीशन की अगर हम बात करें वहां पर, तो नॉर्मल कंडीशन में वहां पर ट्रेड विंड चलती है पहली बात, और ट्रेड विंड के प्रभाव में क्या होगा, तो ईस्टर्न है ट्रॉपिकल पैसिफिक ओशन, इसे हम लिख सकते हैं पूर्वी शांत महासागरीय और ब्रैकेट में लिख सकते हो आप पेरू का तट, पेरू तट। तो ट्रेड विंड के प्रभाव में पेरू तट के पास क्या होता है, यहां पर अपवेलिंग होती है, यहां पर अपवेलिंग होती है, आपने सुना होगा, क्योंकि ऊपर का जो गर्म जल है वो बह जाता है। ऊपर का गर्म जल जो बह जाता है ट्रेड विंड के साथ, वो इंडोनेशिया के तट के पास एकत्रित हो जाता है, और जो पेरू का तट है वहां पर अपवेलिंग की वजह से वहां पर जल का जो सी सरफेस टेम्परेचर है, इसे एसएसटी में लिख रहा हूं, देखो अपवेलिंग हुई और इससे एसएसटी मतलब सी सरफेस टेम्परेचर, तो सी सरफेस टेम्परेचर वहां का कम हो जाता है। और जबकि इंडोनेशिया के समीप क्या होगा, तो एशिया के पास क्या होगा, सी सरफेस टेम्परेचर बढ़ जाता है। ये कंडीशन होती है। अगर ऐसी स्थिति होगी तो यहां पर वर्षा की मात्रा ज्यादा होती है, यहां पर वर्षा की मात्रा
और इसी से संबंधित आप बता दोगे कि वहां पर एटमॉस्फेयर प्रेशर में क्या चेंज होता है। अगर ऐसी स्थिति है तो पेरू के तट के पास क्या होगा, पेरू तट के पास हाई प्रेशर, और इंडोनेशिया के पास कैसा होगा, इंडोनेशिया के पास लो प्रेशर की स्थिति उत्पन्न होती है। ये आपने लिख दिया किसमें, नॉर्मल कंडीशन में। आप इसी को क्या करना है, इन्हीं को लिखना है बस। आपको आपको लिखना है कि ट्रेड विंड के प्रभाव में पेरू के तट के पास अपवेलिंग की वजह से ठंडा जल ऊपर आ जाता है, जिससे वहां का सी सरफेस टेम्परेचर कम हो जाता है, जबकि ट्रेड विंड ऊपरी गर्म जल को बहाकर इंडोनेशिया के तट के पास ले जाती है, जिससे वहां का सी सरफेस टेम्परेचर बढ़ जाता है और वहां पर लो प्रेशर की कंडीशन हो जाती है, जिससे हवाएं ऊपर उठती हैं और कन्वेक्शन की वजह से वहां पर रेनफॉल होने लगता है। और इसकी वजह से वहां पर एक किसका स्थापना हो जाती है, पैसिफिक ओशन के वॉकर सर्कुलेशन की स्थापना हो जाती है। वॉकर सर्कुलेशन या वॉकर सेल की स्थापना हो जाती है। ये भी लिख देना आपको। इस पूरे प्रोसेस से वॉकर सेल क्रिएट हो जाएगा। अभी मैं डायग्राम बनाऊंगा तो उसमें समझ में आ जाएगा। तो ये आपने सामान्य परिस्थिति में लिख देना है। और फिर आएगी कौन सी कंडीशन, एल नीनो की कंडीशन। एल नीनो इस कंडीशन में, इस कंडीशन में आपको लिखना है कि कभी कभी ट्रेड विंड जो होती हैं वो कमजोर हो जाती हैं। अब ट्रेड विंड वीक हो जाएंगी तो ट्रेड विंड के कारण जो गर्म जल बहकर इंडोनेशिया के तट के पास जा रहा था वो अब नहीं जाएगा, और सारा का सारा ट्रेड विंड की वजह से जो पानी इंडोनेशिया के तट के पास एकत्रित हुआ था वो वापस लौट के आएगा। और पेरू के तट के पास जो ठंडा जल था वो किस वजह से आ रहा था कि ट्रेड विंड वहां के गर्म जल को ले जा रही थी, तो नीचे से ठंडा पानी ऊपर आ रहा था, अपवेलिंग हो रही थी। अब वो अपवेलिंग नहीं होगी। सर पेरू के तट के पास टेम्परेचर एसएसटी ज्यादा हो जाएगा। एसएसटी ज्यादा क्यों होगा, उसका रीजन है कि ट्रेड विंड जब वीक हो जाएगी तो वो गर्म जल को वहां से बहाकर नहीं ले जाएगी, और गर्म जल जब वहां से बहकर नहीं जाएगा तो यहां पर अपवेलिंग बहुत कम हो जाएगी या लगभग खत्म हो जाएगी, अपवेलिंग नहीं, तो वहां पर ठंडा जल नहीं रहेगा। और वहां पर कैसा जल हो गया, सी सरफेस टेम्परेचर बढ़ गया तो वहां पर गर्म जल की उपस्थिति हो जाएगी, और इस वजह से यहां पर कैसा प्रेशर क्रिएट हो जाता है, लो प्रेशर क्रिएट हो जाता है। और जबकि इंडोनेशिया के तट के पास, इंडो एशिया का जो तट होता है वहां पर जो गर्म जल अब लगातार नहीं पहुंच रहा, और जो वहां का गर्म जल था वो वही वापस लौट के आने लगा। तो अगर कंपैरेटिवली देखें, दोनों के तुलना की जाए, देखो दोनों की कंपैरेटिवली देखना है, तो वहां का टेम्परेचर जो होता है इंडोनेशिया के तट के पास, वहां पर सी सरफेस टेम्परेचर कम हो जाता है और वहां पर कंडीशन क्रिएट हो जाती है हाई प्रेशर की। तो देखो पहले वहां पर लो प्रेशर था, वहां हाई हो गया, जहां लो था वहां हाई है, हाई की जगह पूरा का पूरा क्या हो गया, रिवर्सल हो गया, और इसे हम कह देंगे, इससे क्या हो जाता है, रिवर्सल ऑफ वॉकर, रिवर्सल ऑफ वॉकर सर्कुलेशन। जो वॉकर सेल होती है या वॉकर परिसंचरण होता है पैसिफिक ओशन पर, उसका पूरे की तरह से रिवर्सल हो जाता है। अब इससे क्या होगा, इससे इंडोनेशिया के तट पर सूखे की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी और पेरू के तट पर भारी वर्षा होगी, वहां बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। तो ये चीज आपको वहां पर लिखनी थी। अब इसका संबंध हम भारत के मानसून से जोड़ना पड़ेगा। तो फिर हमें लिखना होगा इसके बाद कि भारत के मानसून के साथ इसका संबंध क्या है। तो लिखना है, ऐसी स्थिति में इंडियन ओशन पर क्या होगा, इंडियन ओशन का जो वॉकर सेल है, वॉकर सेल, उसकी दो कंडीशन हो सकती है, या तो वो रिवर्सल हो जाएगा, या तो वो पूरी तरह से व्युत्क्रमित हो जाएगा, या वो उसका क्या हो जाएगा, लघुकरण हो जाएगा, उसकी शॉर्टनिंग हो जाएगी, वो लघुकरण हो जाएगा, वो छोटा हो जाएगा। और इन दोनों वजह से भारत में जो मानसून है, जो साउथ वेस्ट मानसून है, साउथ वेस्ट मानसून में दो चीजें हो सकती है, एक तो वो डिले हो जाता है, डिले हो जाएगा, और दूसरा वहां पर रेनफॉल को क्या करेगा, कम करेगा। ये भारतीय मानसून पर का प्रभाव, इसको आप 3-4 लाइनों में लिख सकते हो आराम से। इस वजह से क्या होगा, एल नीनो की कंडीशन में पैसिफिक ओशन का वॉकर सेल भी रिवर्स हो जाता है, और साथ साथ जो इंडियन ओशन पर जो वॉकर सर्कुलेशन है, वॉकर सेल है, उसका रिवर्सल हो जाता है, या वहां पर उसका लघुकरण होने की वजह से साउथ वेस्ट मानसून है वो कमजोर हो जाता है, उसका आगमन डिले हो जाता है, और जिसकी वजह से भारत में रेनफॉल भी कम हो जाता है, और वो जो आने का जो मानसून की अवधि है वो भी डिले हो जाती है। ये भारतीय मानसून के साथ उसका कनेक्शन है। तो आपको ये सारा एक्सप्लेन करना पड़ेगा, क्योंकि ये सब जुड़ा किससे है, पैसिफिक ओशन से, ये टेली कनेक्शन है। तो पैसिफिक ओशन का और इंडियन ओशन का आपस में लिंक है, वो यहां से पैदा होगा।
कि सबसे पहले जो चेंज हुआ था वो वॉकर सेल कहाँ का चेंज हुआ, वो पैसिफिक ओशन का वॉकर सेल चेंज हुआ। तो ये इसमें लिखना था आपको पूरा का पूरा कि भारतीय मॉनसून पर क्या प्रभाव है, और उसके बाद इसका बनेगा डायग्राम। वो बहुत जरूरी है, आपको मैप बनाना है वर्ल्ड का और उस पर बताना है कि ये कैसे इंपैक्ट करता है। तो एग्जामिनर इसको पढ़ेगा भी नहीं पूरा, अगर आपने वो अच्छे से मैप बना दिया तो हम पीपीटी वाला मैप नहीं बनाएंगे, खुद हाथ से बना के देखते हैं कि कैसे उसको बनाया जाएगा। फिर हम आएंगे एग्रीकल्चर पर, उसका क्या इंपैक्ट। तो अगर मैं यहां पर बात करूं, देखो ये थोड़ा उल्टा मैप बनेगा, यहां पर साउथ अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया सामने आएंगे, पैसिफिक बनाना है हमें। तो हमें क्या करना होगा, इस साइड में नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका बनाना है, और यहां पर इसके सामने ऑस्ट्रेलिया बनेगा, इधर अफ्रीका बनेगा। तो जो मैप है उसको इस तरह से बनाना है, देखो बनाने की कोशिश करो तभी बन पाएगा। अगर मैं यूं बनाऊं इसको, ठीक सा बना लो, ऐसा नहीं है कि बहुत आपको बढ़िया बनाना है। अगर ठीक ठाक सा भी बन जाएगा तो काम चल जाएगा। ये साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका। अब इसकी लाइन खींच लेंगे हम जल्दी से कि यहाँ पर 0 डिग्री कहाँ से जाता है, थोड़ा सा अगर आइडिया हो गया आपको चल जाएगा काम। यहाँ से जाती है, एंड हाफ यहाँ से ले जाते हैं, चल जाएगा। अब देखो यहाँ पर अगर हम बनाए, इधर अफ्रीका बना ले, अब एशिया को बनाना शुरू करते हैं यहाँ पर। तो 23.5 उसके यहाँ से जाती है ऊपर वाली, जैसे लगभग तीनों रेखाएं जाती हैं। तो बस अफ्रीका को थोड़ा ध्यान से आपको बनाना है, अफ्रीका को अगर बनाएंगे तो इस तरह आपको बनाना सिखा रहा हूँ कि किस तरह से बनाना है, वरना तो ये 1 मिनट का मैप भी। बना देंगे तो मोर देन, अब इसको थोड़ा बड़ा कर, और यहाँ पर हमें बनाना है ऑस्ट्रेलिया, थोड़ा सा नीचे तक आएगा। यहाँ पर आपको बना लेना है ऑस्ट्रेलिया, करना है। ये बन जाएगा तो आपका काम आधे से ज्यादा जाएगा। यूं ठीक ठाक सा बना लेना है। इस वाले पार्ट को मैंने इसलिए छोटा रखा है कि इसको हमें ज्यादा बड़ा नहीं बनाना है, कि इधर भी स्पेस कम रह जाएगा मॉनसून को बनाने के लिए। तो देखो अब हम यहाँ पर सीधा एल नीनो की कंडीशन ही बना देंगे। तो देखो एल नीनो की कंडीशन में क्या होता है कि इस जगह पर ट्रेड विंड चल रही होती है, तो ट्रेड विंड क्या हो जाती है, वीक हो जाती है। इस क्षेत्र में चल ट्रेड विंड वो वीक हो जाती है। अब जब वीक हो जाएंगी तो यहाँ का टेम्परेचर बढ़ जाएगा, तो यहाँ का टेम्परेचर बढ़ेगा। अगर यहाँ का टेम्परेचर बढ़ेगा तो यहाँ पर कैसा प्रेशर क्रिएट हो जाएगा, लो प्रेशर। और अगर यहाँ का लो प्रेशर क्रिएट हो गया तो यहाँ पर हवाएं ऊपर उठनी शुरू हो जाएंगी। और अगर यहाँ पर हवाएं ऐसे उठेंगी और यहाँ का टेम्परेचर ज्यादा है, तो इसके कंपैरेटिवली इंडोनेशिया के तट का टेम्परेचर यहाँ पर कम हो जाएगा। अगर ऐसी कंडीशन है तो यहाँ पर हाई प्रेशर का निर्माण हो जाएगा इस क्षेत्र में। और जब यहाँ पर हाई प्रेशर है तो यहाँ पर हवाएं ऐसे सिंक करने लगेंगी, और ये हवाएं यूं हो जाएंगी, और इससे यहाँ से ये हाई और ये लो है, तो इधर से हवाएं यूं इस तरह से। तो ये एक सर्कुलेशन हुआ, और ये इसे बोलते हैं रिवर्सल ऑफ ऑफ सेल भी कह सकते हैं, सर्कुलेशन भी। तो ये पैसिफिक ओशन में जो वॉकर सेल था उसका रिवर्सल हो गया। पहले ये कैसे चलता था, यहां पर लो प्रेशर था और यहां पर कैसा था, हाई प्रेशर था। अब ये उल्टा हो चुका है। अब ऐसी स्थिति क्या बनेगी, इंडियन ओशन में बनेगी। अब इंडियन ओशन की कंडीशन क्या होगी, देखो यहां पर दो कंडीशन हो सकती है, या तो ये वाली कंडीशन जो मैं अब बना रहा हूं,
यहां पर कैसा हो, टेम्परेचर यहां पर ज्यादा हो गया तो इस जगह पे पूरे पे हाई प्रेशर है, और इस जगह पर बराबर में जो वॉकर सर्कुलेशन था इस जगह पर कैसा प्रेशर क्रिएट हो जाएगा, लो प्रेशर क्रिएट हो जाएगा। और अगर लो प्रेशर क्रिएट हुआ तो हवाएं यहां से इस जगह पर आके यहां पर और यहां पर, अब जब ऐसी कंडीशन हो जाएगी तो देखो यहां पर लो प्रेशर है, और हमारे यहाँ से विंड कहां से आती है, साउथ वेस्ट मानसून क्या होता है, दक्षिणी गोलार्ध की जो ट्रेड विंड है वही यहां से ऐसे घूम के साउथ वेस्ट मानसून के रूप में आती हैं, ये हमारा साउथ वेस्ट। लेकिन अगर यहाँ पर लो प्रेशर है तो ये हवाएं इस तरफ भी जाना स्टार्ट कर देंगी, तो हमारा जो यहाँ पर मानसून है वो कमजोर हो जाएगा। ऐसी स्थिति, तो जो इधर हवाएं आनी चाहिए थी वो इधर जाने लगेंगी, तो ये मानसून हमारा कमजोर है। दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है, एक कंडीशन तो ये है, इसको हम लिख सकते हैं ये नंबर 1 कंडीशन। दूसरी कंडीशन क्या होती है, जब इतना इंटेंस ना हो, तो एल नीनो की कंडीशन जब बहुत ज्यादा इंटेंस नहीं होती, तो यहां पर इस तरफ तो हाई प्रेशर बनता है, इस तरफ हाई नहीं बनता, यहां पर लो प्रेशर की कंडीशन रहती है, तो यहां से हवाएं ऐसे ऊपर उठती हैं और ये ज्यादा दूर तक नहीं जा पाती, ये क्या करती हैं यहां पर पहुंच के इस जगह पर ऐसे बैठ जाती है, यहां पर हाई प्रेशर क्रिएट कर देती हैं बंगाल की खाड़ी में। अब जब ऐसी कंडीशन हो जाएगी, यहां पर हाई प्रेशर है तो यहां से हवाएं बाहर की ओर निकलेंगी इस तरह से। अब जब ऐसी कंडीशन हो जाएगी तो ये साउथ वेस्ट मानसून तो इधर से आ रहा है, और ये हाई प्रेशर इन्हें क्या करेगा, इस बंगाल की खाड़ी में आने नहीं देगा, और यहां से जब हवाएं ऐसे बाहर की ओर चलेंगी तो ये जो साउथ वेस्ट मानसून है ये कमजोर हो जाता है। और देखो यहां पर अगर इस पहले वाली कंडीशन को कहूं तो ये क्या है, ये रिवर्सल ऑफ वॉकर सर्कुलेशन है, ये इंडियन ओशन का जो वॉकर सेल है वो क्या हो गया, रिवर्सल ऑफ वॉकर सर्कुलेशन, ये इंडियन ओशन में इसका रिवर्सल हो गया। और ये क्या है, ये शॉर्टनिंग ऑफ वॉकर सर्कुलेशन, ये छोटा हो गया वॉकर सर्कुलेशन यहाँ, और इसकी वजह से इंडियन ओशन में हाई प्रेशर क्रिएट हो रहा है, जिसकी वजह से भारत में मानसून का डिले हो रहा है और आ नहीं रहा। तो ये कंडीशन आपको ध्यान में रखनी है, तो ये एक डायग्राम वहां पर बन जाएगा तो काम खत्म हो जाएगा। तो ये इस तरह से बनाना, ये काफी बड़ा बना, देखो अगर आप इसको छोटा डायग्राम बनाओगे तो बहुत आसानी से बन जाएगा, अगर आपको बनाना हो तो छोटा डायग्राम बनाओ, बहुत बड़ा मत बनाओ, जितना बड़ा बनाओगे उतनी गलती होने की संभावना ज्यादा रहती है। कृषि पर प्रभाव लिखना पर, अब देखो एग्रीकल्चर पर इसका क्या क्या इम्पैक्ट हो सकता है। देखो कृषि पर सबसे पहले बात करें तो सबसे पहला प्रभाव क्या होगा कि मानसून देरी से आएगा। सबसे पहले क्या होगा, मानसून में क्या हो जाएगा, देरी, मानसून में देरी हो जाएगी, सिंचाई नहीं हो पाएगी, क्या नहीं हो पाएगी, सिंचाई नहीं हो पाएगी, तो को आप बीज ही नहीं पाओगे, सीड उनके सो ही नहीं कर पाओगे, क्योंकि उसके लिए पानी चाहिए, खासकर शुष्क एग्रीकल्चर, ड्राई एग्रीकल्चर के लिए। बिजाई अगर नहीं हो पाएगी तो प्रोडक्शन क्या हो जाएगा, दूसरा क्या हो जाएगा, मानसून देरी आने के बाद रेनफॉल क्या हो जाता है, कम हो जाता है, सूखे की स्थिति भी पैदा हो जाती है। इससे क्या हो जाएगा, क्रॉप फेलियर हो जाएगा, क्रॉप फेलियर। और खास करके कौन सी, जो खरीफ की फसलें होती हैं, खासकर कौन सी, खरीफ फसल, इसके अंदर आपका हो गया चावल, हो गया कपास, हो गया, इस तरह की जो फसलें होती हैं खरीफ की फसलें, उनका क्या हो जाएगा, सूख जाएंगी, इससे भी उसको नुकसान होता है, ये भी एक इसका कारण है। दूसरा देखो, दूसरा हम लिख सकते हैं क्या, इससे क्या होगा, जल संकट की स्थिति, जल संकट, शीत ऋतु में भी क्या हो जाए, इससे रबी की फसलों के लिए, खासकर किसके लिए, रबी फसल के लिए, इसके लिए भी संकट पैदा हो जाएगा। इसका कारण क्या है, क्योंकि पानी की कमी क्या है रहेगी, सिंचाई की सुविधाएं क्या नहीं हो पाएंगी, सिंचाई सुविधा कम, सिंचाई के लिए जल की मात्रा कम हो जाएगी, क्योंकि रबी की फसलों के लिए तो हमें क्या चाहिए, पानी जो होता है वो डैम में स्टोर करते हैं एग्रीकल्चर, जैसे आप पंजाब ले लो, हरियाणा ले लो, वेस्टर्न यूपी ले लो, तो जो हिमालय क्षेत्र में जो डैम बने हुए हैं बड़े, उनमें पानी स्टोर होता है, और उन्हीं से रबी की फसल के लिए पानी दिया जाता है। तो अगर क्या होगा, अगर वर्षा की मात्रा कम होगी तो खरीफ की फसल तो नष्ट होनी होनी है, लेकिन जो रबी की फसल है उसकी बिजाई के लिए, उसको पकने के लिए पानी कम मिलेगा, तो रबी की फसल भी इससे क्या होती है, नकारात्मक रूप से प्रभावित होती है। रबी की फसल जैसे गेहूं हो गया, सरसों हो गया, ये सब क्या है, रबी की फसल है, उनको सिंचाई के लिए जल नहीं मिल पाता, तो ये भी एक है, इसके सामने दिक्कत है। चौथा क्या लिख सकते हैं, चौथा क्या होगा, अगर वर्षा की मात्रा कम होगी तो टेम्परेचर ज्यादा होगा,
और टेम्परेचर ज्यादा होगा तो उससे हीट स्ट्रेस होगा, हीट स्ट्रेस की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। मतलब प्लांट को हीट स्ट्रेस हो, मतलब उनके टिश्यू भी डैमेज होने लगते हैं और दाने जो होते हैं उनके क्या होता है, उन पर उनका विपरीत प्रभाव पड़ता है। इससे क्या होता है, इससे उत्पादकता कम हो जाती है, उत्पादकता, यील्ड कम हो जाती है। तो हम कहते हैं ना पर बीघा इतना हुआ, जो वो पर बीघा इतने क्विंटल हुआ या इतने केजी हुआ, वो जो उसका प्रोडक्टिविटी है, जो उसकी उत्पादकता है, वो कम हो जाती है। जैसे आपने सुना होगा रबी की फसल के लिए, ग्लोबल वार्मिंग के कारण रबी की फसलें जो हो रही हैं उनकी उत्पादकता कम हो रही है, गेहूं की उत्पादकता, सरसों की, क्योंकि जनवरी में टेम्परेचर ज्यादा है। लास्ट टू लास्ट ईयर ये बहुत न्यूज में था कि उस साल वेस्टर्न डिस्टर्बेंस कम आए थे, तो ये कहा गया कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस नहीं आने की वजह से तापमान ज्यादा था जनवरी का, जिसकी वजह से मॉइस्चर कम रह गया और जो उत्पादकता है गेहूं की और सरसों की वो कम हो गई। तो कारण क्या रहता है, तापमान का बढ़ना, तो ये उत्पादकता कम हो जाती है। खासकर किसकी, अगर खरीफ की फसलें हैं तो यहां पर अगर बात करोगे तो इसके केस स्टडी भी लिख दो, गेहूं को उसके एग्जाम्पल दे दो, चावल हुआ, मक्का हुआ। अब फ्रूट्स वगैरह जो होते हैं वो सूख जाएंगे, फ्रूट्स हो गया, वेजिटेबल्स हो गई, इन सब में क्या हो जाता है, इनकी उत्पादकता कम हो जाती है। ये भी आपको लिखना है। इसके बाद देखो तापमान अगर ज्यादा है, पांचवा, अगर तापमान ज्यादा है, पेस्ट जो होते हैं कीड़े मकोड़े और डिजीज, इनका प्रकोप भी बढ़ जाता है, रोग ज्यादा लगते हैं फसलों को। तो इसका भी इंपैक्ट पड़ता है, तापमान का और वर्षा का प्रतिरूप जब बदलता है तो पेस्ट की और डिजीज की संभावना भी बढ़ जाती है, रोगाणु बढ़ जाते हैं। तो ये भी आपको इसके अंदर लिखना है। 5 पॉइंट हो गए। अगर हम बात करें छठा, अगर क्या होगा, इसकी वजह से तापमान अगर ज्यादा है और वर्षा की मात्रा अगर कम है, तो देखो एग्रीकल्चर सेक्टर की बात करें तो एग्रीकल्चर में सिर्फ कृषि थोड़ी ना है, उसमें पशुपालन भी आता है, उसमें मत्स्यन भी आता है। तो अगर हम बात करें पशुपालन की, पशुधन की, तो पशुधन की उत्पादन एवं उत्पादकता दोनों कम हो जाता है। इसका उत्पादन एवं उत्पादकता दोनों क्या हो जाएगा, उत्पादकता दोनों कम हो जाएगा। रीजन क्या है, एक तो चारे की कमी हो जाएगी, दूसरा जल की कमी हो जाएगी इन्हें, इस वजह से इनका उत्पादन व उत्पादकता कम हो जाएगा। जैसे मान लिया जाए दूध का उत्पादन कम हो जाएगा, मांस का उत्पादन कम हो जाएगा, ये सब भी इसी के अंदर आएगा, भी हम लिख सकते हैं। देखो आपको डायमेंशन क्रिएट करने पड़ेंगे। इसके बाद अगर पशुधन के बाद मैं बात करूं सातवां, तो आप मत्स्यन की भी बात कर सकते हैं, इसका भी उत्पादन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और ये भी नई रिसर्च में सामने उभर कर आया है कि भारत में जो फिश कैच है, जो मछलियां पकड़ी जाती हैं एल नीनो के दौरान में, टूना का फिश कैच कम हो जाता है ना, एक मछली है वो कम पकड़ी, क्योंकि वो गर्मी की वजह से वो माइग्रेट कर जाती है। तो जो भारत के आसपास जो सागर सागर हैं वहां पर टेम्परेचर बढ़ने की वजह से जो टूना है उसका जो कैच है वो कम हो जाता है, अर्थात जो फिशिंग है वो कम हो जाता है, फिशिंग कैच जो होता है वो कम हो जाता है, मछलियां कम पकड़ी जाती हैं। दूसरा देखो इनका उत्पादन, मत्स्यन का उत्पादन भी क्या हो जाएगा, उत्पादन कम हो जाएगा। इसका रीजन क्या है, एक तो आपके पास किसकी स्थिति है, नदियों में, नदियों एवं झीलों में पानी क्या हो जाएगा, पानी कम हो जाएगा, कई तो सूखी जाती हैं। तो आप फिशिंग कह सकते हैं, एक्वाकल्चर कह सकते हो कि इसका उत्पादन में भी क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। तो इस प्रकार क्या होगा, कृषि पूरी विपरीत रूप से इससे प्रभावित हो जाती है। तो इसने एग्रीकल्चर पर पूछा था तो हमें उसके डायमेंशन को क्रिएट करना पड़ा। देखो यहां पर भी हमें एक बात को 3 बार बढ़ाना पड़ा, क्योंकि देखो एक तो मानसून की देरी का हमने प्रभाव बता दिया, दूसरा वर्षा कम होने का प्रभाव बता दिया, तीसरा हमने रबी की फसल, जल संकट की स्थिति का रबी की फसल पर प्रभाव। लेकिन है तो ये एक ही बात, लेकिन हमें डायमेंशन ज्यादा क्रिएट करने हैं, तो हमने क्या किया, अलग अलग चीजों के साथ उसको जोड़ दिया। फिर टेम्परेचर का प्रभाव बता दिया, फिर पशुधन पे बता दिया, फिर मत्स्यन पे बता दिया। तो हमने इनके डायमेंशंस को क्रिएट किया और यही सोचना है। देखो यहां पर सोचने वाली बात एक तो ये थी टेम्परेचर वाली, हीट स्ट्रेस वाली, क्योंकि ये न्यूज़पेपर में रहता है। दूसरा ये पेस्ट और डिजीज वाली, तीसरा ये पशुधन और मत्स्यन वाला। अगर ये 4 पॉइंट आप क्रिएट कर पाए तो आपका क्वेश्चन जो कृषि पर प्रभाव है वो अच्छा हो जाएगा, क्योंकि आपको इसमें अच्छा खासा लिखना है। तो इसमें अगर 6-7 पॉइंट अगर आपके निकल आएंगे तो ये बढ़िया हो जाएगा। इस पर आपको ध्यान में रखना है। अब देखो इसके साथ साथ हमें लास्ट में इसके लिखना है, देखो एक चीज और हम यहां पर ऐड कर सकते हैं।
कि एलनीनो का भारतीय एलनीनो का जो है एलनीनो के कारण सामान्यतः क्या होता है, भारत में वर्षा वर्षा क्या होती है, वर्षा कम होती है, ये हमें लिखना है। परंतु ये भी लिख देना है, परंतु कई बार आईओडी इंडियन ओशन डायपोल मैडम जूलियन ऑसिलेशन के प्रभाव में एलनीनो की स्थिति के बावजूद वर्षा सामान्य रहती। इससे एग्जामिनर को पता लग जाए कि आपको ये भी पता है कि जरूरी नहीं है कि हर बार एलनीनो आए और भारत में वर्षा की क्या होगी, मात्रा कम होगी। कई बार मानसून सामान्य भी रह जाता है, जिसका कारण क्या है, एमजे और इंडियन ओशन डायपोल। तो मैडम जूलियन ऑसिलेशन का अगर वहां इनहेंस दौर है, उसका संवर्धित फेज आ गया, तो उससे मानसून सामान्य हो जा सकता है, जल्दी आ जाता है। इंडियन ओशन डायपोल का अगर पॉजिटिव फेज है, तो भी भारत में वर्षा की मात्रा सामान्य हो जाती है, एल नीनो के बावजूद भी। ये आपको यहां पर पूरा का पूरा लिखना था। इसके बाद जो हमें क्या करना है, इसके बाद हम आएंगे कंक्लूजन, निष्कर्ष पे। और अगर मैं निष्कर्ष की बात करूं, तो निष्कर्ष में हम लिख सकते हैं कि एल नीनो और भारतीय जो मानसून है, इनके बीच में एक जटिल संबंध है, एक कॉम्प्लेक्स संबंध है। तो इनके बीच के क्या है, मानसून साउथ वेस्ट मानसून एंड एल नीनो मध्य क्या है, जटिल एवं प्रस्थ संबंध। प्रस्थ मतलब टेली कनेक्शन है, प्रस्थ का मतलब होता है टेली कनेक्शन। तो दूर से कनेक्शन होते हैं, उन्हें टेली कनेक्शंस कहा जाता है। और इसका क्या करता है, इसका प्रभाव कृषि के साथ साथ समाज अर्थव्यवस्था पर भी पड़ता है। तो हम बता देंगे इसका केवल कृषि पर प्रभाव नहीं पड़ता, समाज पर भी प्रभाव पड़ता है, अर्थव्यवस्था पर भी प्रभाव पड़ता है। तो हमने ये इसको बता दिया किसके अंदर, कंक्लूजन के अंदर 2 लाइन में। तो बताएंगे कि इन दोनों के बीच में एक जटिल संबंध है, एक दूरस्थ टेली कनेक्शन है। फिर बताया कि केवल कृषि के साथ साथ अन्य क्षेत्रों पर भी इसका प्रभाव पड़ता है। और फिर बता देंगे कि इसके लिए करना क्या चाहिए। 2 लाइन में इसका सुझाव भी देंगे। तो सुझाव अगर मैं दूं, क्या करने की आवश्यकता है, तो हमें जलवायु प्रतिरोधी कह सकते हैं, या यूं कह सकते हैं कि क्लाइमेट रेजिस्टेंट जो सीड वैरायटी है, उनको डेवलप करने की आवश्यकता है। तो यहां पर लिख सकते हैं जलवायु फसलों को विकसित करें। जैसे एग्जांपल आप ले सकते हो, कैसी कि ड्रॉट रेजिस्टेंट, ड्रॉट आपने सुना होगा, पेस्ट रेजिस्टेंट बीटी कॉटन जैसे आपने सुना होगा। सूखा प्रतिरोधी फसलें हो गई, पेस्ट प्रतिरोधी मतलब जो आपके कीट प्रतिरोधी फसलें होती हैं, इस तरह की फसलें विकसित करने की भारत को आवश्यकता है। इसके अलावा हमें वाटर हार्वेस्टिंग करने की जरूरत है, सर हार्वेस्टिंग की जरूरत है, साथ जल प्रबंधन करने की हमें आवश्यकता है। इसके अलावा आप क्रॉपिंग पैटर्न चेंज कर सकते हैं, क्रॉपिंग पैटर्न में, अर्थात जो अधिक जल का यूज करती हैं, ऐसी फसलों की जगह हमें क्या करना चाहिए, ऐसी फसलें बोनी चाहिए जिनकी जल की डिमांड कम हो, या जलवायु अनुकूल कृषि की आवश्यकता है हमें। जिस तरह की वहां पर क्लाइमेट है, उसी तरह की हमें क्या करनी चाहिए, कृषि करनी चाहिए। तो ये हम उससे सुझाव दे सकते हैं कि क्या करना चाहिए, जलवायु प्रतिरोधी फसलों की किस्में विकसित करें, वाटर हार्वेस्टिंग करें, जल संग्रहण किया जाए, क्रॉपिंग पैटर्न को बदला जाए। और इसके साथ साथ आप ये भी लिख सकते हो यहां पर, अगर सुझाव देना चाहते हो, इसके साथ साथ जो कृषि की जो नई विधियां हैं, संरक्षित कृषि, इस तरह का जो है कंजर्वेशन एग्रीकल्चर, जो इस तरह की कृषि विधियों को भी अपनाने की आवश्यकता, ये लिख सकते हैं। तो ये सुझाव में लिख सकते हो कि, तो पहले मैंने क्या लिखा कि इन दोनों के बीच जटिल संबंध है। फिर मैंने बताया कि इसका केवल कृषि पर प्रभाव ना होकर संपूर्ण अर्थव्यवस्था पर और सामाजिक क्षेत्र पर भी प्रभाव पड़ता है।
अतः इसके प्रभाव को कम करने के लिए हमें जलवायु प्रतिरोधी किस्मों, जल संग्रहण, कृषि प्रतिरूप में परिवर्तन जैसे उपाय करने की आवश्यकता है। ये लिख के हम इससे तो आपको थोड़ा सुझाव भी देने की, या तो आपने क्या किया, पूरे के पूरे इस क्वेश्चन को 3 फॉर्मेट रूप में लिख दिया, इंट्रो में, मेन बॉडी में, और हो सकता है कि आने वाले टाइम में आपको यहां से क्वेश्चन पूछ ले कि एल नीनो जैसी स्थिति का सामना करने के लिए क्या भारत तैयार है। इसके साथ साथ आपको क्या करना है, इसकी कुछ स्कीम्स को भी लिख सकते हो, जैसे प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सिंचाई योजना, ठीक है। जो ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट है उसके लिए भी एक स्कीम है, उसको भी आप लिख सकते हो। तो ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट स्कीम है, उसके बारे में आप यहां पर तीनों लिख सकते हो कि सरकार ये इस तरह के प्रयास इस क्षेत्र में कर रही है। पर वो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा, लेकिन हो सकता है कभी इसी पे क्वेश्चन पूछ लेना कि आप इसका प्रबंधन किस तरह से करेंगे, या इस एल नीनो की स्थिति का सामना कैसे किया जा सकता है, क्या भारत उसके लिए तैयार है। तो इस तरह के क्वेश्चन के लिए ये वाला पार्ट को आपको क्या करना होगा, थोड़ा डिटेल में लिखना। तो ये था आपका ये क्वेश्चन। तो अगर हम देखें इसकी फॉर्मेटिंग, तो हमने लिखा इंट्रो, फिर लिखा मेन बॉडी, और फिर हमने लिख दिया इसका, इंट्रो में हमने इसको जोड़ा था एनसो के साथ, एनसो का ये वार्म फेज है। फिर हमने इसको जोड़ा एल नीनो का, बताया कि ये जो ईस्टर्न पैसिफिक रीजन है वहां का टेम्परेचर बढ़ जाता है। फिर हमने बताया कि ये नेगेटिव एसओआई की कंडीशन को प्रदर्शित करता है, साउदर्न ओशियन इंडेक्स। ये 3 चीजें बताई। फिर हम मेन बॉडी पर आए, तो वहां पर हमें प्रोसेस बताना था। तो हमने सबसे पहले नॉर्मल कंडीशन को बताया, नॉर्मल कंडीशन के बारे में बताया, और वॉकर सेल के बारे में बता दिया। फिर हम आए एल नीनो की कंडीशन में, तो हमने क्या किया, ट्रेड विंड को वीक किया और रिवर्सल कर दिया, रिवर्सल ऑफ वॉकर सेल या सर्कुलेशन कर दिया। और इसी के साथ इंडियन ओशन को जोड़ दिया कि इंडियन ओशन में भी वॉकर सेल या तो रिवर्स हो जाता है या उसकी शॉर्टनिंग हो जाती है, इससे साउथ वेस्ट मानसून डिले हो जाता है, और साथ ही साथ वहां वर्षा की मात्रा भी कम हो जाती है। तो ये हमने इसके साथ जोड़ दिया। और साथ ही साथ हम यहाँ ये भी बता देंगे कि इसके साथ एल नीनो का सामान्यतः भारतीय वर्षा पर विपरीत प्रभाव पड़ता है, परंतु कई बार एल नीनो की स्थिति होने के बावजूद भी पॉजिटिव इंडियन ओशन डायपोल और मैडन जोलियन ऑसिलेशन के एनहांस्ड फेज के कारण वर्षा सामान्य हो जाती है। हमने पूरी बात बता दी। फिर हम उसका कृषि डायग्राम बनाएंगे, फिर हम कृषि के पर प्रभाव पर आ जाएंगे। कृषि पर प्रभाव में हमें लिखना है कि मानसून डिले हो जाता है, वर्षा की मात्रा कम हो जाती है, टेम्परेचर बढ़ने का क्या प्रभाव है, उसके बाद मत्स्यन पर क्या प्रभाव है, पशुधन पर क्या प्रभाव, और लास्ट में फिर हम वापस से कंक्लूजन लिख देंगे। कंक्लूजन में हमें यही लिखना है कि ये एक जटिल संबंध है, टैली कनेक्शन है, और साथ बता देंगे कि कृषि पर न अगर अन्य सेक्टर पर भी इसका प्रभाव पड़ता है, और इससे बचने के लिए या इसका सामना करने के लिए हमें वाटर हार्वेस्टिंग की जरूरत है, क्लाइमेट रेजिस्टेंट क्रॉप वैरायटी को डेवलप करने की जरूरत है, इसी तरह की लाइव स्टॉक को भी इसी तरह की वैरायटी विकसित करने की आवश्यकता है। और साथ ही साथ हमें क्या करना है, इस तरह की स्कीम के बारे में अगर आपको बताना है तो 2-3 स्कीम्स के बारे में आप बता सकते, लेकिन वो लंबा हो जाएगा, इतना मोर देन इनफ। तो ये था आपका क्वेश्चन और उसका मॉडल आंसर। तो अब आपको क्या लिख के लाना है, कल इस क्वेश्चन का आंसर आपको लिख के लाना है, महासागरीय संसाधनों का भंडार है, और संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। ओशंस आर द स्टोर हाउस ऑफ रिसोर्सेज, राइट ए शॉर्ट नोट। अब हम ओशेनोग्राफी पर पहुंच चुके हैं, अब इसके क्वेश्चन लिख मिलते हैं क्लास में।